ऑडियंस को पता चल गया पैंडेमिक के दौरान कि भारतीय सिनेमा में और कितनी वैरायटी है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, और फॉर्मूलिक सिनेमा में भी अलग टाइप की सिनेमा बन रही है। तो इसलिए फिल्में फ्लॉप हो रही है, ये बॉयकॉट कल्चर की वजह से नहीं है। बट जो कह रहे हैं कि हिंदी फिल्में ज़्यादा सेक्युलर है, क्या उनके कहने का मतलब है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी सिनेमा सेक्युलर नहीं है? हर फिल्म उद्योग में आप हमारे देश में देखेंगे कि हर धर्म के लोग स्टार्स बनते हैं। दक्षिण भारत की फिल्में क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे 3-4 चले हैं, उत्तर भारत में भी, तो अब पूरा हिंदी फिल्म उद्योग दक्षिण भारत पहुंच गए हैं उनकी फिल्मों को रीमेक करने के लिए। क्यों भाई? हेलो एंड वेलकम। कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर एना MM वेटिकार्ट से हिंदी फिल्मों के बारे में, बॉयकॉट कल्चर के बारे में, क्यों नहीं चल रही हैं हिंदी फिल्म और क्यों साउथ इंडियन फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं हिंदी बेल्ट पे। आइए बात करते हैं एना से। वेलकम एना। नमस्ते। एना, तो सवाल ही पहला ये करना चाहता हूँ मैं आपसे कि क्यों हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं आजकल? हिंदी फिल्में इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि बहुत सी घटिया फिल्में बन रहे हैं, बहुत सी ख़राब फिल्में रिलीज़ हो रही है। और वे पहले भी ख़राब फिल्में रिलीज़ होती थी, लेकिन पैंडेमिक के दौरान, इस मारामारी के दौरान, जब लॉकडाउन्स में लोग मजबूर होके घर पे बैठे थे और वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे भारत की बाकी सिनेमा को देख रहे थे, तो उनको एहसास हुआ कि जो हिंदी फिल्म उद्योग उन्हें दे रहे थे वो बहुत ही घिसे पिटे सब्जेक्ट्स, वही सब्जेक्ट्स, और मलयालम, तमिल, तेलुगु वगैरह में बहुत सारे अलग ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था। जिन लोगों को थोड़ा सोबर टाइप का सिनेमा चाहिए वो मलयालम देख रहे थे, जिनको थोड़ा लाइवली या एक्शन वगैरह कन्वेंशनल ब्लॉकबस्टर टाइप का चाहिए था वो तेलुगु और तमिल देख रहे थे। बट ये फॉर्मूलिक सिनेमा में भी हिंदी फिल्म उद्योग कुछ भी बदलाव नहीं ले आना चाह रहे थे। बस सेफ कि एक बड़े स्टार को, और वो भी पुरुष को, कास्ट करना है और वही स्टोरी का एक थोड़ा ट्विस्ट लगा के स्टोरी चलाना है, कुछ नया नहीं करना है। क्योंकि, और इसमें हम मीडिया वालों की भी गलती है, क्योंकि पिछले 50, 60, 70 साल से उनकी आदत सी हो गई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादातर हिंदी सिनेमा को ही कवर करती है, विच मीन्स मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा था नेशनली लोगों का अटेंशन लेने के लिए, मिलने के लिए, जबकि हिंदी सिनेमा को आसानी से मिल जाता था। हर फिल्म के हर स्टार को हर टीवी चैनल प्राइम टाइम पे बिठाना चाह रहे थे, और आप जर्नलिस्टिकली इंटरव्यू करो या ना करो, फिर भी उनके फिल्म के लिए प्रमोशन हो गया ना, क्योंकि उनका चेहरा दिख रहा है। सो दे हैड स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दे टेकन द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। और ऑडियंस को पता चल गया पैंडेमिक के दौरान कि भारतीय सिनेमा में और कितनी वैरायटी है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, और फॉर्मूलिक सिनेमा में भी अलग टाइप की सिनेमा बन रही है। तो इसलिए फिल्में फ्लॉप हो रही है, ये बॉयकॉट कल्चर की वजह से नहीं है। मतलब अभी ये देखते हैं कि एक तरह से कोरिलेशन सा लगता है कि बॉयकॉट, कोई भी फिल्म आ रही है और अचानक से बॉयकॉट बॉलीवुड चलने लगता है और उसका असर भी दिखता है। और आप कह रहे हैं, जैसे मैं आज ही अल जज़ीरा में पढ़ रहा था कि हंसल मेहता साहब भी कह रहे हैं कि बॉयकॉट का उतना असर नहीं पड़ रहा है। तो मतलब बॉयकॉट का और इससे कोई जुड़ाव नहीं देखती। बाकी फिल्में चल रही हैं इसी थीम की फिल्में, जैसे हिंदी फिल्मों के लिए कहा जाता है कि बहुत ही सेक्युलर टच की फिल्में होती हैं और इसलिए शायद उनका बॉयकॉट ज़्यादा किया जाता है। और जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि हिंदू देवताओं का अपमान करते हैं, तो बॉयकॉट का असर नहीं है, ये फिल्में अपनी वजह से फ्लॉप हो रही है, ये कह रहे हैं।
बट जो कह रहे हैं कि हिंदी फिल्में ज़्यादा सेक्युलर है, क्या उनके कहने का मतलब है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी सिनेमा सेक्युलर नहीं है? हर फिल्म उद्योग में आप हमारे देश में देखेंगे कि हर धर्म के लोग स्टार्स बनते हैं। धर्म ही नहीं, राज्य देखिए, तमिलनाडु के सबसे बड़े फिल्म सितारा अभी कौन है? रजनीकांत, वो तो तमिलियन भी नहीं है। नयनतारा, जो तेलुगु और तमिल सिनेमा में इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, वो मलयाली है। विजय, जिनके खिलाफ बीजेपी तमिलनाडु ने एक आंदोलन चलाने की कोशिश की थी क्योंकि उनके फिल्म में डिमोनेटाइजेशन और मोदी के पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बातें कही गई थी, वो ईसाई है। और मुझे नहीं पता था, बट पूरे तमिलनाडु को पता है। और तमिलनाडु के बीजेपी वालों ने इस बात को, उसके विजय के धर्म को लेकर बड़ा खुलासा करने की कोशिश की कि देखो देखो ये विजय जोसेफ है। बट उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ था कि तमिलनाडु के लोगों को सबको पता है। तो ये जो सेक्युलरिज्म है फिल्म इंडस्ट्रीज में, सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में है, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैज टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अभी आप देखो दक्षिण भारत की फिल्में क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे 3-4 चले हैं, उत्तर भारत में भी, तो अब पूरा हिंदी फिल्म उद्योग दक्षिण भारत पहुंच गए हैं उनकी फिल्मों को रीमेक करने के लिए। क्यों भाई? हमारे हर सड़क, हर घर में एक कहानी है। आप उन कहानियों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? आप उन कहानियों को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्यों आप हॉलीवुड के साधारण से साधारण सिनेमा को उठाकर, जैसे नाइट एंड डे को उठाकर रीमेक कर रहे हैं, स्टेप मॉम को लेकर रीमेक कर रहे हैं? क्यों? अभी आप देखेंगे कि सबसे मतलब क्वालिटी वाइज द बेस्ट फिल्म्स इन इंडिया आर कमिंग आउट ऑफ द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। और आप उन फिल्मों को देखो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी, कभी कभी बहुत सी साधारण सी कहानियां वो बता रहे हैं, बट हर इंसान की जिंदगी में फिल्म के लायक एक कहानी है। आप फिल्म निर्देशक या लेखक है तो आपको वो कहानी ढूंढनी चाहिए, बट नहीं भाई, आपको घर पे साउथ बॉम्बे में बैठ के कोई एक आसानी से स्क्रिप्ट दे तो आप उसको बैक करेंगे। यही प्रॉब्लम है हिंदी फिल्म उद्योग में। इन अदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज देखिए, हिंदी, तमिल और तेलुगु में बहुत पैसे हैं, मलयालम, मराठी वगैरह बहुत छोटे इंडस्ट्रीज है इनकी तुलना में, बट फिर भी तमिल और तेलुगु में एक भूख है क्योंकि दे हैवंट हैड एवरीथिंग लेड आउट फॉर देम ऑन अ सिल्वर प्लैटर, जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुआ है पिछले 70 साल से। आप हमारे मेन स्ट्रीम इंग्लिश मीडिया, जिनको नेशनल मीडिया कहा जाता है, पढ़े, जो मुंबई और दिल्ली में बेस्ड हैं, तो वो इंडियन सिनेमा की बात करेंगे हमेशा, वो सिर्फ बॉलीवुड के जिक्र करेंगे। जबकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में दुनिया के सभी देशों से सबसे ज्यादा संख्या में फिल्में बनती हैं हमारे देश में, और दुनिया का कोई और देश नहीं है हमारी तरह जिसके अंदर एक ही देश के अंदर इतनी फिल्म उद्योग है, इतनी भाषाओं में फिल्में बन रही है, और जिनके लोग सबसे पहले सब प्राथमिकता देते हैं उनकी अपनी मातृभाषा की फिल्मों को, हॉलीवुड को नहीं। हॉलीवुड ने दूसरे फिल्म उद्योगों की खात्मा की है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे लोग, तमिलनाडु के लोग तमिल सिनेमा देखना चाहते हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हिंदी सिनेमा देखना चाहते हैं, केरला के लोग मलयालम सिनेमा देखना चाहते हैं। ये हमारे देश की एक खूबसूरती है, लेकिन हमारे मीडिया वाले ये सच लोगों के सामने पहुंचाना नहीं चाहते हैं। और ये जो प्रिविलेज हिंदी फिल्म उद्योग को मिला है, उसका अब बुरा असर का एहसास उन्हें होने लगा है। नहीं, लेकिन आपकी तरह कई क्रिटिक भी हैं, अच्छी फिल्मों के स्टार्स दे देते हैं, 3 स्टार, 3.5, 5 स्टार। अब लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहा हूँ, तो भी तो फिल्में मतलब कुछ तो देखते होंगे कि अच्छी फिल्में बनी हैं, चलनी चाहिए, क्रिटिक तो अच्छे से व्यू करते ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो सारी क्रिटिसिज्म में तो बहुत अच्छा कर लेती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे नहीं जाती? इसलिए मेरा कन्फ्यूजन यहीं आता है कि क्रिटिक अच्छा कह रहे हैं, जो लोग देख फिल्मों के जानकार हैं वो अच्छा कह रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे पिट जा रहे हैं। ये बात एक है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा के इतने पॉजिटिव रिव्यूज तो नहीं आए थे। लाल सिंह चड्ढा के मीडियम रिव्यूज आए थे। दोबारा के लिए मैंने दोबारा के भी मिडलिंग रिव्यूज आए थे। एक्चुअली पिछले 2-3 साल में इस मारामारी के दौरान मैं 4-5 हिंदी फिल्मों के नाम बता सकती हूँ जिनको देख के मुझे लगा ये कुछ अलग बना है, मैंने पहले नहीं देखा है, ये कुछ ऐसे
ये निर्देशक कुछ कोशिश कर रहा है कि अब अगर पुराना विषय हो तब भी कुछ नया बताए दिखाए, जैसे सरदार उधम, जैसे कारगिल गर्ल, ऐसे बहुत, शेरनी, बहुत कम फिल्में हैं। लेकिन अब आप देखिए शेरनी में भी बेहतरीन फिल्म है, लेकिन फिर भी उस फिल्म में आप आदिवासियों के बारे में कितना कुछ दिखा सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। अगर ये तमिल सिनेमा होती तो आपको वो आदिवासी महिला, जिसको पहले फिल्म के पहले कुछ सीन्स में बहुत अहमियत दी जाती है पर बाद में नहीं, उनको ज्यादा अहमियत दी जाती और वो और विद्या बालन के कैरेक्टर्स दोनों इक्वल होते अगर तमिल सिनेमा होती। न्यूटन में भी शायद ऐसा हो सकता था। न्यूटन, और ये मैं कह रही हूँ कि बाकी हिंदी फिल्मों में से न्यूटन को देखेंगे तो उनकी तुलना में न्यूटन, शेरनी ये बेहतरीन फिल्में हैं। जैसे शेरनी में उन्होंने एक ईसाई महिला को दिखाया, ईसाई मलयाली महिला। कहाँ दिखता है आपको ईसाई लोग आजकल हिंदी फिल्मों में? उन्होंने एक मुसलमान पुरुष को दिखाया है। आजकल ज्यादातर हिंदी फिल्मों में आप या तो मुसलमानों को दिखाते हैं भाषण देने के लिए कि देखिए हमने इतना सेक्युलर फिल्म बनाया है, बट वो बहुत कम हो रहा है। आप मुसलमानों को शैतान बना के दिखाते हैं। आप इतिहास की सच्चाई को गलत दिखाते हैं ताकि आप मुसलमानों को खराब दिखा सके। जैसे केसरी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार आया था, आपने हिस्ट्री को ट्विस्ट किया है। ओके, सो 4-5 हिंदी फिल्में होंगे जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि अच्छा इसमें कुछ अलग था, अच्छा था। मैं आपको 20, 25, 30 मलयालम फिल्मों के नाम बता सकती हूँ जिन्हें सिर्फ मैं नहीं, एक क्रिटिक होते हुए, बट जिन फिल्मों को आम इंसान ने भी देख के पसंद किया है। और अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑडियंस को एडुकेट करना पड़ता है, टाइम लगता है ऑडियंस को। और जो जैसे दलितों के बारे में तमिल सिनेमा में काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही है, और वो भी मेन स्ट्रीम। ऐसा नहीं कि दलित विषय है तो झट से तमिल फिल्म उद्योग वाले कहते हैं अरे इसमें ये तो 8 फिल्म हो गई। नहीं, मेन स्ट्रीम बड़े स्टार्स को लेकर, जैसे पारंजीत जिसमें रजनीकांत एक्ट कर रहे हैं, जिसमें धनुष एक्ट कर रहे हैं, ऐसी फिल्में बन रही है। बट ऑडियंस को भी थोड़ा एडुकेट करना पड़ता है। जैसे मैं आशिक अबू, मधु नारायणन जैसे मलयालम फिल्म निर्देशकों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म मूवमेंट शुरू हुआ था मलयालम सिनेमा में 2010-11 के करीब। ओके, तो 10-20 सालों तक मोहनलाल और मम्मूटी बड़े ही फॉर्मूलेक, वही घिसे पिटे जैसे हिंदी फिल्मों में अक्षय कुमार करते हैं, सलमान खान करते हैं, उसी टाइप की फिल्में किए जा रहे थे। लेकिन 2010-11 में एक नई पीढ़ी आ गई, अंजलि मेनन जैसे, दिलीश पोतन, आशिक अबू जैसे फिल्म मेकर्स। बट टाइम लगा, धीरे धीरे उनको जो फिल्में बनाने थे वो बनाते गए। फिर एक ऑडियंस आया, वो उस ऑडियंस ने दूसरों को बताया, और ये उनका ऑडियंस बढ़ता गया। फिर करीब 2016-17 के करीब उत्तर भारत के लोगों ने भी देखा कि कुछ अलग सा बन रहा है केरला में। अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया कि आप अंगमाली डायरीज जाके देखो। लोगों ने अंगमाली डायरीज देखा, फिर महेशिंद्र प्रतिगारम देखा। अब आजकल जो भी मलयालम फिल्म आती है, मेरे सब सीरियस फिल्म बफ्स जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स है, वो मुझे लिखना शुरू करते हैं कि इसका तुम रिव्यू कब कर रहे हो। 10 साल पहले अंदाजा भी नहीं, आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ सच अ सिचुएशन। और जब मैं छोटी थी और दिल्ली में मेरा बचपन पूरा दिल्ली में गुजरा था, तो उस समय एक मलयालम फिल्म को थिएटर में देखना बहुत ही अनयूजुअल था, नहीं आते थे। लेकिन आजकल मैं अंदाजे से कहूंगी कि 60-70% मलयालम फिल्में, तेलुगु फिल्में और तमिल फिल्में दिल्ली में भी आते हैं, मुंबई में भी आते हैं। अभी एन्ना तान केसु कोडू नाम की एक मलयालम फिल्म है, तीसरा हफ्ता चल रहा है दिल्ली में। मुंबई में तल्लुमाला नाम का एक फिल्म चल रहा है, तीसरा हफ्ता। एंड ये नॉर्मल डिशुम टाइप की फिल्में नहीं है, बहुत ही अनोखी फिल्में हैं। और आप देखिए जो तेलुगु और एक्चुअली ये दौर जो चल रहा है जिसमें सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स आए हैं पिछले नवंबर-दिसंबर से, वो 3-4 कन्नड़ा और तेलुगु की फिल्में हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो फिल्में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे पुष्पा द राइज तेलुगु है, RRR जो राजमौली का है तेलुगु है, और KGF चैप्टर जो कन्नड़ा है। बट
आप इसलिए मैं कह रही थी कि फॉर्मूला में भी लोग कुछ अलग ढूंढ रहे हैं। फॉर्मूलिक फिल्म में भी पुष्पा द राइज में थोड़ा और सब्सटेंस था, और उन्होंने देखा अच्छा ये एक नया एक्टर है, नई एक्ट्रेस है, चलो जाके देख लेते हैं, अलग किस्म का म्यूजिक है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लू अर्जुन का हर फिल्म अब उत्तर भारत में हिट हो जाएगा। पैंडेमिक के दौरान लोगों पे असर ये पड़ा है कि वो तभी जाके थिएटर्स में देखेंगे, ये मेरा मानना है कि वो तभी जाके थिएटर्स में देखेंगे जब बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ हो, और उनको कोई बताए कि ये इतनी अलग सी फिल्म है कि थिएटर में ही आके देखना चाहिए। सो इवन विद इन द फॉर्मूले, लेकिन KGF चैप्टर 2, RRR और पुष्पा द राइज में दिस इज समथिंग वी शुड वरी अबाउट। ओके, अल्टीमेटली इन फिल्मों में इनकी पॉलिटिक्स, इनकी जेंडर पॉलिटिक्स, जिस तरीके से महिलाओं को दिखा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं ये फिल्में जो अक्षय और सलमान की फिल्में गोविंदा भी करते थे। जो गोविंदा करते थे, जो बच्चन करते थे, अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आती थी कि आप महिला को स्टॉक कर रहे हो और ये बहुत बड़ा जोक बन गया। आप स्टॉकिंग को कॉर्टशिप कह रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कॉर्टशिप कह रहे हैं, महिलाओं को बहुत ही खराब नजरिए से देख रहे हैं। डायरेक्टर, विलन नहीं, डायरेक्टर और हीरो बहुत ही खराब नजरिए से देख रहे हैं। जैसे बच्चन का वो जुम्मा चुम्मा दे दे गाना है, वो देख के इतना, हम फिल्म का इतना खराब लगता है जिस तरीके से वो सीन में उस महिला को ट्रीट किया गया है। एंड आई डोंट मीन जस्ट द वे द कैरेक्टर इज ट्रीटिंग हर, बट द वे शी हैज बीन ट्रीटेड बाय द फिल्म। सो उस टाइप की फिल्में जो कन्नड़ा और तेलुगु से निकल रही हैं, वो अब हिट हो रही है, उसको लेकर हमें चिंतित होना चाहिए। सो व्हाई आर नॉट बॉलीवुड फिल्म मेकर्स डूइंग मोर ऑफ व्हाट शुजित सरकार इज डूइंग मोर ऑफ कारगिल गर्ल एंड शेरनी? उनको क्यों इतना डर है कि उन्होंने एक दलित महिला की कहानी हमें दिखाया तो क्या होगा? क्यों नहीं दिखाना चाहते? वो क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्यों उनको लगता है कि सायरथ जो मराठी में इतनी बड़ी हिट थी, आप हिंदी में रीमेक कर रहे हो धड़क नाम की फिल्म, जिसमें जाति भेद को लेकर जो भी डिस्कशन था सायरथ में, आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आप रीमेक कर रहे हो एक कास्ट बेस्ड फिल्म को लेकर और कास्ट निकाल रहे हो उससे। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? मतलब आपकी बातों से लगता है कि आप ये कास्ट इश्यूज पे लोग देखना चाहते हैं फिल्म। मैं नहीं कह रही हूँ कि कास्ट इश्यूज पे लोग देखना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ कि आपको कैसे पता कि लोग नहीं देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा फिल्में देख रहे हैं। उत्तर भारत के लोग, दक्षिण के लोग तो हमेशा सभी भाषाओं की फिल्म देखते थे, उत्तर भारत के लोग सभी भाषाओं की फिल्म देखने लगे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग अचानक बदल रहे हैं, बट देखने लगे हैं। बट 10 साल पहले, 15 साल पहले पत्रकारिता में भी देखिए, जब मैं इन फिल्मों के बारे में लिखना चाहती थी, इन लोगों को इंटरव्यू करना चाहती थी, तो मुझे बताया जाता था नहीं, दर्शकों को सिर्फ सलमान खान और आमिर खान और अक्षय कुमार और कटरीना कैफ का इंटरव्यू चाहिए। आपको कैसे पता? जब तक आप उनको दुलकर सलमान और पार्वती और विजय और विक्रम और नयनतारा के इंटरव्यूज नहीं देंगे, आपको कैसे पता कि पंजाबी दर्शक या उत्तर प्रदेश के दर्शक उनको देखना नहीं चाहते हैं? कैसे पता? उनके कुछ डब्ड फिल्म्स जी सिनेमा वगैरह पे आए हैं और लोगों ने देखा, तो कहानी तो वही है ना, और क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि डबिंग है। तो distributors, exhibitors, producers need to stop looking at cinema through their male gaze, पुरुषों की नजर से, ऊंची जाति के लोगों की नजर से। आप हमें ना बताएं कि लोगों को महिलाओं की कहानियां नहीं देखनी है, दलितों की कहानियां, आदिवासियों की कहानियां नहीं देखने हैं, मुसलमानों की स्टोरीज नहीं देखने। आप हमें ना बताएं, आप हमें दे ये, आप हमें फिल्में दे, और फिर अगर हमने रिजेक्ट किया तो ये अलग बात है। फिल्में भी तो बनाना बहुत महंगा हो गया है ना? महंगा हो गया है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 साल में कौन सी हिंदी फिल्में चली है? 3 हिंदी फिल्में, जिसमें एक गंगूबाई कातियावाड़ी है। गंगूबाई कातियावाड़ी एक महिला केंद्रित फिल्म है कि नहीं?
है, राइट? तो हिंदी फिल्म उद्योग ने कैसे तय किया कि लोगों को महिला केंद्रित फिल्में नहीं देखने की इच्छा है? उन्होंने क्यों तय किया? क्योंकि ज्यादातर ये जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो सब पुरुष है। वो शायद खुद अपनी जिंदगी में वो खुद सिर्फ पुरुषों की फिल्में देखना चाह रहे होंगे, मे बी। तो और बाय द वे, और क्योंकि मैं बार बार मीडिया पे भी वापस आ रही हूँ, क्योंकि आई थिंक वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एज द मीडिया। 2 दिन पहले मुझे एक इंटरव्यू रिक्वेस्ट आया और ये जर्नलिस्ट मुझसे कह रही थी कि आई एम डूइंग अ स्टोरी ऑन हाउ द वुमन सेंट्रिक स्मॉल फिल्म is now finished because Pushpa the Rise and KGF and RRR have done very well in theaters. और उन्होंने खुद अपने मेल में लिखा है मुझसे कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ एक गंगूबाई कातियावाड़ी चली है, और वो भी संजय लीला भंसाली की वजह से, आलिया भट्ट की वजह से नहीं। क्यों मेम साहब, आपको किसने बताया कि सिर्फ संजय लीला भंसाली की वजह से है? लोगों को आलिया भट्ट में दिलचस्पी है, तो आपने क्यों तय किया कि भंसाली की वजह से है? आपको पता है एक टाइम पे प्रेस रिलीजेस जब आते थे, आप एक्चुअली अभी भी है, जो भी फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, शाहरुख और दीपिका का इक्वल रोल हो, तब भी वो शाहरुख का नाम पहले लगाएंगे मीडिया प्रेस रिलीज में, और मीडिया वाले भी वही उठाएंगे। और मार्केटिंग जो बॉलीवुड से आ रही है वो भी यही कर रहे हैं कि वो कहेंगे शाहरुख का फिल्म है, शाहरुख का फिल्म है। बट चेन्नई एक्सप्रेस सिर्फ शाहरुख का फिल्म नहीं था, शाहरुख और दीपिका का फिल्म था, है ना? ऐसा नहीं कि बाकी फिल्म उद्योगों में ये सब नहीं हो रहा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में, इन तीनों फिल्म उद्योग में खासकर महिलाओं का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है फिल्मों में। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि फॉर्मूला में लोग जब कुछ अलग ढूंढने लगे तो उन्हें लगा अच्छा एक आलू अर्जुन है, डिफरेंट है, रश्मिका मंदाना को हमने पहले नहीं देखा है तो उनको देख लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये फिल्में, ये लोग यही फिल्मों, इसी टाइप की फिल्में बार बार हमें दिखाएंगे तो उत्तर भारत वाले भी बार बार चले जाएंगे। क्यों? पैंडेमिक के लाइक 2020 से अब तक मलयालम फिल्म में अभी भी चल रही है, या तो OTTs पे, या फिर अभी जैसे मैंने कहा अन्ना तान केस कोडू, बहुत ही अलग सा फिल्म है। एक आदमी, एक मंत्री, एक चोर मंत्री को कोर्ट ले जाना चाहता है, ओके, और इजाजत मिल जाती है सरकार से। यही कहानी है। ये धूम धड़ाका ये सब कुछ नहीं है। अगर 3 हफ्ते दिल्ली में ये फिल्म चली है तो सभी मलयालीज तो नहीं होंगे, मतलब उत्तर भारत के लोग, हाँ वही, मेरे सभी उत्तर भारतीय लोग ये फिल्में देख रही है, क्योंकि मलयालम में एक्चुअली बहुत एक्सपेरिमेंटेशन है। और वैसे मलयालम की खराब फिल्मों में यही ट्रीटमेंट दिया जाता है महिलाओं को। मोहनलाल और मम्मूटी के जो बहुत ही बड़े कमर्शियल टाइप वेंचर्स है, उसमें महिलाओं को बहुत खराब ट्रीटमेंट दिया जाता है, रेप जोक्स है वगैरह वगैरह। बट मलयालम सिनेमा का ये जो मूवमेंट है, जो थोड़ा मिडल ऑफ द रोड है, ना ज़्यादा आर्टिस्टिक है कि लोगों को लगे कि वो सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में जाना चाहिए, हम साधारण इंसान को समझ में नहीं आएगा, या बहुत ही कमर्शियल टाइप के नहीं है। पर ये मिडल ऑफ द रोड सिनेमा अब केरला में भी हिट होने, केरला में पिछले 10 सालों से धीरे धीरे ये फिल्में केरला में हिट तो हो ही रही थी, और अब उत्तर में भी हिट होने लगे हैं। आपकी बात को अगर मैं मतलब समझने की कोशिश करूं, अगर मैंने समझी, बॉलीवुड को अब री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। वो इन एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि बॉयकॉट हो रहा है इसलिए फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड की तरह का ही ढांचा, मतलब सेक्युलरिज्म भारत की अन्य फिल्मों में भी है, लेकिन वे चल रही हैं। कुल मिला के बात यह है कि इसे री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को, यही कह रही हैं आप? बॉलीवुड को अपने आप को, बॉलीवुड को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और बॉलीवुड को दूसरे लोगों की स्टोरीज उठा के रीमेक करने के बजाय उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उनके चारों तरफ स्टोरीज है, और उन्हें वो स्टोरीज, अच्छा जैसे अनुराग कश्यप मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकर है, बट अनुराग जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाया, जिस फिल्म से भारत की मिट्टी की महक आती है, वो अनुराग क्यों दोबारा बना रहा है?
दोबारा जो ओरिजिनल फिल्म है जो आई थिंक फ्रेंच है, वो इतना, इट्स ओके, इट्स एंटरटेनिंग, ठीक है, बट इतनी खास फिल्म नहीं है कि अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक इसको रीमेक क्यों करते हैं, आपको लगता है? आई थिंक एक टेंशन सी आ गई है अब, ये सब जो चल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोर रिस्क्स, आई थिंक फिल्म उद्योग और कम रिस्क्स लेने का सोच रहे हैं, और यस, एंड दैट इज अ बिग मिस्टेक, बिकॉज जैसे ऐसा नहीं कि बदलाव सिर्फ उत्तर में आया है, दक्षिण में भी आ रहा है। जब थिएटर्स खुल गए थे जनवरी फरवरी में, तो केरला में बहुत टाइम लगा लोगों को वापस थिएटर्स में जाने के लिए। मैं एक फिल्म ट्रेड पर्सन से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि अल्लू अर्जुन का जो पुष्पा द राइज है तेलुगु में नहीं चला, बट हिंदी डब्ड वर्जन चला। तो क्यों? व्हाट इज द रीजन? मतलब पूरे भारत में लोग कुछ अलग देखना चाह रहे हैं। अगर ये अन्ना नान तान केसुकोडू दिल्ली में भी चल रहा है, मुंबई में भी और तिरुवनंतपुरम में भी चल रहा है, इसका ये मतलब है कि केरला के लोग भी इस फिल्म से खुश है, क्योंकि ये हर दूसरे मलयालम फिल्म की तरह नहीं है। और ये स्ट्रगल मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक पत्रकार है, आपको कभी भी लगता है कि हाय कोई रिपोर्ट दे, मैं किस चीज पे रिपोर्ट दूं, क्योंकि सब्जेक्ट्स की कमी है, विषय की कभी कमी है क्या? नहीं ना। ऐसे बड़े देश में जहाँ इतने प्रॉब्लम्स हैं और इतनी खुशियां भी हैं, विषयों की कमी कहाँ है? तो वो ढूंढ नहीं रहे हैं और कम से कम रिस्क लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो जिस तरह का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है इस वक्त, उससे भी डरते हो कि अगर इस तरह का रिस्की फिल्म हम बनाएं, खासकर हिंदी में, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट सेंसरशिप और ये सारी चीज़ें, एक असॉल्ट भी हो बॉलीवुड पे, और क्योंकि इतनी महंगी फिल्में हैं तो रिस्क भी शायद डरना पड़ रहा हो कि फंस जाए फिल्म। अब वो डरे हुए ज़रूर हैं, हिंदी फिल्म उद्योग वाले डरे हुए ज़रूर हैं, और एक ऐसा माहौल बन गया है हमारे देश में कि सब लोग डरे हुए हैं। बट हमें पता है कि हमारे प्रोफेशन में कुछ लोग हैं कि डर के मारे सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं पर सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, और कुछ लोग हैं जो रिस्क ले रहे हैं, है कि नहीं? तो फिल्म उद्योग में अगर एक शुजित सरकार सरदार उधम बना सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं? और इसके उनके कहने का मतलब क्या है कि वो डर गए हैं और खासकर उन पर हमला हो सकता है। क्यों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दूसरे राज्यों में नहीं है। आपने देखा कि बंगाल में चुनाव से पहले बंगाल के इतने सारे बड़े फिल्मी कलाकारों ने एक वीडियो बनाया था फांसीवाद के खिलाफ, लोगों को कहते हुए कि आप थोड़ा सोच समझ के वोट कीजिए, और कोई प्रिटेंस नहीं था उस वीडियो में कि किस पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म कलाकार थे। क्यों? बंगाल में ईडी नहीं है, बंगाल में इनकम टैक्स रेड्स नहीं हो सकते हैं। केरला में छोड़िए, केरला छोड़िए, तमिलनाडु में जब विजय को परेशान करने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने, पूरे फिल्म उद्योग ने उनको सपोर्ट किया। तो हिंदी फिल्म उद्योग वाले अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जब वो खुद किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो डर गए हैं। शाहरुख खान के लिए किसने आवाज उठाया जब आर्यन को अरेस्ट किया गया था? किसने आवाज उठाया? बहुत दिनों बाद एक ऋतिक का एक स्टेटमेंट आया, एक आध और लोगों ने कुछ कहा होगा, स्वरा ने कही होगी क्योंकि स्वरा हर बात पे आवाज उठाती है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? अगर एक रत्ना पाठक शाह कह सकती है, बातें बोल सकती है हमारे कस्टम्स के बारे में, और वो रिस्क ले रही हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं? अब सब लोगों ने रिस्क लिया तो फिर हर इंसान का रिस्क कम हो जाता है ना। पिछले साल मिन्नल मुर्री नाम की एक फिल्म थी, जो आपने शायद देखा होगा, रिलीज हुआ था, इट्स मलयालम सुपर हीरो फिल्म। अब जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो शूटिंग के दौरान, आई थिंक या तो 2020 में या पिछले साल ये हुआ था कि वहां केरला में एक हिंदुत्व संगठन ने उनके एक सेट को खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपने गिरजाघर का सेट बनाया है जबकि नदी के उस पार एक मंदिर है, आप हमें अपमानित कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। मलयालम फिल्म उद्योग के हर कलाकार ने आवाज उठाया उस फिल्म के लिए,
या तो सोशल मीडिया पे या फिर इंटरव्यू देखे, फिर उनके फिल्म संगठन ने डेलीगेशन भेजा कि पुलिस से कहने के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। उसी दिन मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ गया। अगले दिन जब भी 1-2 दिन में सब लोग अरेस्ट हो गए थे। बट ये क्यों? क्योंकि पूरे फिल्म उद्योग ने आवाज उठाया था। तो हिंदी फिल्म उद्योग वाले अगर डरे हुए हैं तो मैं समझ सकती हूं, क्योंकि हम सब डरे हुए हैं। लेकिन वो अगर उनमें से सब लोग कहने लगे कि वी हैव सो मच टू लूज, तो उनके कहने का मतलब है दैट दे हैव मोर टू लूज देन द रेस्ट ऑफ अस। देखिए, इफ यू हैव समथिंग टू लूज आवाज उठाने से, तो क्या है? आपकी फ्रीडम, आपके पैसे और आपकी जिंदगी। गरीब इंसान की जिंदगी और आपकी जिंदगी में, अमीर इंसान की जिंदगी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग में बैठी हुई महिला हैज लेस टू लूज देन आप जो अपने पैलेस में बैठे हैं बॉम्बे में, तो इसका मतलब है यू थिंक कि उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी की वैल्यू में फर्क है। बट शाहीन बाग में वो महिला गई थी ना। तो जब साधारण इंसान रिस्क ले सकता है, जब एक्टिविस्ट लोग रिस्क ले सकते हैं, जब पत्रकार रिस्क ले सकते हैं, कैरवान के पत्रकार, स्ट्रोल, ऑल्ट न्यूज़, ये सब लोग रिस्क ले रहे हैं ना, जब एक स्वरा रिस्क ले सकती है, जब मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा और बंगाली सिनेमा के एक्टर्स वगैरह रिस्क ले सकते हैं, जब कमल हासन आवाज़ उठा सकते हैं, जब प्रकाश राज आवाज़ उठा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जब ये सब लोग आवाज़ उठा सकते हैं, तो आपके कहने का मतलब क्या है कि आप हिंदी फिल्म उद्योग वाले इतने खास है कि सरकार को सिर्फ आपके बारे में, आप में इंटरेस्ट है। और क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा डराने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो बॉयकॉट के हैशटैग्स चल रहे हैं, इन्हें डराने के लिए है, क्योंकि ये फिल्म उद्योग बहुत आसानी से डरता है। मैं नहीं कह रही हूं कि डरने की कोई वजह नहीं है, मैं नहीं कह रही हूं कि मैं डरी हुई नहीं हूं, बट हिम्मत का मतलब क्या है कि डर है लेकिन उसके बावजूद आप आवाज उठा रहे हो ना। और डर के मारे चुप रहने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि आपके फिल्मों को लोग बॉयकॉट करो वैसे भी कह रहे हैं, और आप खराब फिल्में भी बना रहे हो, और खराब फिल्में फ्लॉप हो रही है, और इसका एक्सक्यूज आप ढूंढ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट कल्चर की वजह से हो रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। आजकल जो हिंदी फिल्में निकल रही है, ऑनेस्टली एक फिल्म क्रिटिक का काम करते हुए मैं थक जाती हूँ। कितनी खराब हिंदी फिल्में निकल रही है। रक्षाबंधन, अक्षय कुमार का फिल्म, इतनी खराब हिंदी फिल्म। आप कहेंगे कि बॉयकॉट कल्चर है, और ये बॉयकॉट जो चल रहा है, ये हैशटैग्स राइट विंग वाले चला रहे हैं। क्यों राइट विंग वाले अक्षय कुमार की फिल्म को बॉयकॉट करने को कहेंगे? वो तो बहाना, जस्ट दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया कि रक्षाबंधन भी बॉयकॉट करो, ताकि आप और मैं अगर कहे कि राइट विंग वालों का ये काम है, तो वो कहेंगे नहीं हमने तो अक्षय कुमार का भी बॉयकॉट करने को कहा था। बट वो घटिया फिल्म है, एनीवे कौन देखेगा? धाकड़ घटिया फिल्म थी, एनीवे कौन देखेगा? तो आप उनका सभी हिंदी फिल्मों को बॉयकॉट करने की कह रहे हो, तो उसमें इन सब ये जैसे आपके कंगना और अक्षय कुमार की फिल्मों को भी अगर आपको लगता है नुकसान होगा, तो आपको उससे you realize that actually they're all making, these people who are running these boycott hashtags actually realize that all these films are bad films. तो अगर आप अभी, मैं देखती हूँ कि एक बनाना पील है और आप सड़क पे चल रहे हैं और मुझे पता है कि आप गिरेंगे, और मैं कहूँ इनको गिराओ, और आप बनाना पील पे गिर गए, तो मैं कहूँ कि देखो मैं सफल हो गई, मैंने कहा उनको गिराओ और वो गिर गए, पर आप तो वैसे भी गिरने वाले थे। तो ये लोग इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। हिंदी सिनेमा नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट, इट नीड्स टू टेक रिस्क्स, एंड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नीड्स टू यूनाइट। है ना, आपसे बात करके बहुत कुछ समझने को मिला, हमने बहुत कुछ जाना भी। वक्त कम है, इसलिए आज आपके साथ ये बातचीत यहीं रोकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।